तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर। तो फ्रेंड्स, अब आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि जो रिजर्व बैंक के अंडर बनी हुई है एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आप सबको थोड़ा सा मैं मॉनेटरी पॉलिसी का इतिहास बता देता हूँ। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी है ना, भारत में दो पॉलिसी होती है। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा फिस्कल पॉलिसी। देखो, दो इकोनॉमी में दो मुख्य पॉलिसीज होती है। एक होती है फिस्कल पॉलिसी, जिसको हिंदी में कहते हैं राजकोषीय नीति। दूसरी होती है मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति। फिस्कल पॉलिसी बच्चों, राजकोषीय नीति, इसको कौन बनाता है? तो इसको जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है वो बनाता है। वित्त मंत्रालय कैसे बनाता है? तो बजट के थ्रू बनाता है। बजट में कितनी इनकम होगी, एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये सबके बारे में होता है। तो और इनकम कहाँ से होती है? टैक्स से होती है। तो कितना टैक्स लगेगा, कितना टैक्स कम करेगा, बढ़ाएंगे, घटाएंगे, एक्सपेंडिचर कैसे होगा, कौन से सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ये सब के बारे में जो पॉलिसी में वर्णन होता है वो कौन सी पॉलिसी कहलाती है? फिस्कल पॉलिसी कहलाती है, जो हर साल कब लागू होती है? हर साल बजट के रूप में लागू होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि जो देश में डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, देश का ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ऐसे बच्चों, एक पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। इसको आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई इसको मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करती है। इसका क्या उद्देश्य होता है? जो इकोनॉमी में है ना, मनी सप्लाई, मतलब मनी सप्लाई का मतलब पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा है। जैसे मेरे पास में, बिजनेसमैन के पास में, किसान के पास में, इस सबके पास जो टोटल पैसा होता है उसको मनी सप्लाई कहते हैं। इसको घटाते बढ़ाने के लिए कौन सी पॉलिसी होती है? मनी सप्लाई के लिए मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो आरबीआई द्वारा नियंत्रित होती है। देखो कैसे होती है। सपोज करो, ये बैंक है। बैंक का अभी मान लो लोन कितना है? 5% है। तो बताओ, कई सारे लोग लोन लेने चल जाएंगे, लेकिन अगर ये बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, 10% कर देता है, तो बताओ अब लोग लोन कम लेंगे कि ज्यादा लेंगे? तो लोग कम लेंगे। लोन कम लेंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? जो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है? मनी सप्लाई को घटाया बढ़ा जाता है, ताकि क्या हो? इन्फ्लेशन या महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। मैंने जब मैं इन्फ्लेशन का चैप्टर पढ़ाया था, तो इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है कि डिमांड ज्यादा है इकोनॉमी में, पैसा खूब है मेरे पास में। जैसे अभी मैं सबको एक एक सूट के पैसा दे दूं, तो हर आदमी क्या करेगा? बाजार में जाएगा, चीजें मांगेगा, मांगेगा तो महंगी हो जाएगी। तो अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? मनी सप्लाई को कम करना चाहिए। आम आदमी की जेब में पैसा कम होगा, तो अपने आप ही कम डिमांड करेगा वो। तो इस प्रकार से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। पहले जो आरबीआई का गवर्नर होता था, अभी कौन है? शशिकांत दास। पहले कौन थे? उर्जित पटेल थे। पहले रघुराम राजन थे, से कही रहे हैं। तो ये गवर्नर अकेला ही डिसाइड किया करता था मॉनेटरी पॉलिसी का क्या होगा। लेकिन बाद में सरकार ने देखा कि अकेला आदमी सही से डिसीजन नहीं ले पाता, कई बार गलतियां हो सकती है। तो ज्यादा आदमी जब कोई डिसीजन लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से ले पाते हैं। तो 2016 में क्या किया था? ये मॉनेटरी पॉलिसी के रिव्यू के लिए एक कमेटी बनाई, जिसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। इस कमेटी में कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे। एक आरबीआई का गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, एक आरबीआई का एक और मेंबर, और 3 गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ होते हैं। तो ऐसे 6 लोग बैठ के आपस में चर्चा करके निर्णय लेते हैं मेजोरिटी के माध्यम से। तो बच्चों, ये जो एमपीसी के 6 लोग हैं ना, ये रोज डेली नहीं बैठते, इनकी 2 माह में एक बार सामान्यतः मीटिंग होती है। तो जब भी ये मीटिंग होती है, उसके बाद कुछ परिणाम आता है, आरबीआई गवर्नर सामने आते हैं टीवी पे, और कुछ स्पीच देते हैं अपनी, कि भाई हमने क्या क्या डिसीजन लिया। तो आज वो दिन था कि जो नया साल है 2023 का, पहली मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी मुंबई में, 6, 7, 8 फरवरी को। और 3 दिन चलती सामान्य मीटिंग, और लास्ट के दिन 8 तारीख को ये क्या करते हैं? जो भी डिसीजन वहां मेजोरिटी से लिया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में, उसको आरबीआई गवर्नर सबके सामने बताते हैं। तो अब उस मॉनेटरी पॉलिसी जो आज डिसाइड हुई है, उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। तो देखो, मैंने बताया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, 2 महीने में एक बार बैठती है। अभी लेटेस्ट मीटिंग कब हुई है? 6 से 8 फरवरी को हुई है। और आज जो लास्ट दिन है ना, उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए ये हमको बताया गया, क्या क्या डिसीजन लिए गए। तो अब इसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए ये देखो, आप लोग सब लोगों के सामने है। सबसे जो मुख्य डिसीजन लिया बच्चों, वो लिया, जो रेपो रेट है ना हमारी, रेपो रेट, उसको कितना बढ़ा दिया? 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। 20 बीपीएस बढ़ा के कितना कर दिया? 6.50 कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप
लोगों को, आप में से कई लोग जानते होंगे रेपो रेट के बारे में, इसको सुना होगा, काफी चर्चाओं में रहती है। देखो बच्चों, ये रिजर्व बैंक होता है। रिजर्व बैंक देश का क्या होता है, सबसे बड़ी टॉप संस्था होती है, उसके अंदर कई सारे बैंक काम करते हैं। बैंक काम करते हैं, ये बैंक हो गया। तो बैंक अपने आवश्यकता के अनुसार कभी बैंक में, अगर बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो तो आरबीआई के पास जमा भी कर सकते हैं, और आरबीआई से लोन भी ले सकते हैं। तो जो बैंक है ना, आरबीआई से कई बार जब आवश्यकता पड़ती है लोन लेते हैं, और ये लोन फिर किसको देते हैं, कस्टमर को देते हैं। तो ये बैंक जब आरबीआई से लोन लेता है, तो इस पे जो कुछ ब्याज देना पड़ेगा, वो लोन क्या कहलाता है, वही रेपो रेट कहलाती है। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये रिजर्व बैंक है, ये बैंक है। अब बैंक क्या चाहता है, बैंक चाहता है कि बैंक के पास लोन की डिमांड है जनता से, लेकिन बैंक के पास पैसा नहीं है। तो बैंक क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा कि मुझे लोन दे दो। तो अगर जो लोन देगा बैंक, आरबीआई रिजर्व बैंक को, तो कुछ इंटरेस्ट देगा ना, इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होती है ना बच्चों, इसको क्या कहते हैं, इसको रेपो रेट कहते हैं। अब सपोज करो आरबीआई ने क्या किया, ये अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया, रेपो रेट बढ़ा दी। तो रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा बच्चों, अब बैंक को आरबीआई से महंगा लोन मिलेगा। जब महंगा ही लोन मिलेगा तो फिर कस्टमर को क्या करेगा, उससे भी महंगा मिलेगा। तो जब लोन महंगा हो जाता है, तो जो लोन की डिमांड होती है ना, कई लोग है ना फिर लोन लेना पसंद नहीं करते, तो लोन की डिमांड कम हो जाएगी। लोन की डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा बताओ, अपना आप जो इन्फ्लेशन है ना, महंगाई, वो महंगाई कम हो जाएगी। और ये मैंने आपको एक बार है ना मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में बताया था, पूरी दुनिया में जो वर्तमान टाइम चल रहा है 2022-23 का, वो महंगाई का दौर है बच्चों। पूरी दुनिया इस टाइम महंगाई से प्रताड़ित है। अमेरिका में 40 साल की सबसे ज्यादा महंगाई है, 9% से भी ज्यादा। ब्रिटेन में भी और यूरोपीय देशों में भी लगभग 40-50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है। और दुनिया का हर बैंक अपने अपने रेपो रेट बढ़ा रहा है ताकि महंगाई को कंट्रोल कर सके। जैसे अमेरिका में भी जो फेडरल बैंक है वहाँ का, जैसे इंडिया में आरबीआई है, वैसे वहाँ फेडरल बैंक है, वो भी है ना पिछले 6 महीने 1 साल से रेगुलर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। तो जो अभी दौर चल रहा है वो महंगाई का दौर चल रहा है, और महंगाई से लड़ने के लिए केंद्रीय बैंक क्या कर रहा है, रेपो रेट को बढ़ावा दे रहे हैं। इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में बढ़ाया जा रहा है। और पिछले मई से लेकर अब तक, लगभग कितना टाइम हो गया, पिछले मई से लेकर अब तक जो आरबीआई ने है ना लगभग 250 बेसिस पॉइंट की है ना बीपीए बढ़ा दिया मॉनेटरी पॉलिसी। हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी होती है, तो लगभग पिछले 6-8 महीने से आरबीआई रेगुलर रेपो रेट बढ़ा जा रहा है। बीच में 50 बीपीएस, अगली बार 50, पिछली बार 35 बीपीएस बढ़ाई थी, इस बार 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाई है। तो रेगुलर रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है बच्चों। तो ये बढ़ के कितने होगी, 6.5% होगी। ठीक है। इसके बाद स्टांस में कोई बदलाव नहीं किया, विड्रॉल वो अकोमोडेटिव पॉलिसी है। जब जब कोरोना आया था तो गवर्नमेंट, तो आरबीआई ने क्या किया था, अकोमोडेटिव पॉलिसी अपनाया था। इसका मतलब आरबीआई लोन सस्ता कर रहा था, पैसा जनता को पहुंचा रहा था। लेकिन चूंकि महंगाई बढ़ गई, तो जो वो सस्ता लोन पहुंचाया था ना मार्केट में, उसको अब वापस से ले रहा है ये, ताकि महंगाई कम हो सके। तो इसलिए इस स्टांस को क्या कहते हैं, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव पॉलिसी। फिर बच्चों एक रिवर्स रेपो रेट होता है। ये कुछ नहीं है, जब आरबीआई से बैंक लोन लेता है तो हम क्या कहते हैं, इसको रेपो रेट कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो जाता है, सरप्लस हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, आरबीआई में डिपॉजिट कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, 3.35% है आज की डेट में। ये जो डिपॉजिट में ब्याज देगा आरबीआई इसको, तो उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, आरबीआई ने क्या किया गया, 3.35% कर दिया गया। बैंक रेट और एचडीएफ में बदलाव किया गया, कैसे, देखो बच्चों, आरबीआई ने एक पॉलिसी बना रखी है, ये है रेपो रेट। ठीक है। इसके ऊपर चलो, तो ये बैंक रेट होता है, और एक एमएसएम होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और नीचे चलो तो एक एचडीएफ होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो आरबीआई क्या करता है, केवल रेपो रेट में चेंज करता है। अब बाकी ये 3 रेट है ना, इसको किससे लिंक कर रखा है, रेपो रेट से लिंक कर रखा है। रेपो बढ़ेगी तो ये अपना आप बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो रेपो क्या एक्स है, तो ये बच्चों जो बैंक रेट होती है ना, वो एक्स प्लस 25.0.25% होती है। और ये एक्स माइनस 2.5 मतलब 0.255% होती है। मतलब 0.25% इंक्रीज कर दो तो बैंक रेट आ जाती है, और एचडीएफ आ जाती है। एचडीएफ को अलग से आरबीआई घटाता बढ़ाता नहीं है, इसको क्या कर रखा है, रेपो रेट से लिंक कर रखा है। तो देखो बच्चों, रेपो रेट कितनी थी, 6.5 कर दी। तो अब बताओ बैंक रेट कितनी होनी चाहिए, 0.25% ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कितनी होगी, देखो 6.75% हो गया। और एचडीएफ कितनी होनी चाहिए, एचडीएफ मैंने बताया था कि ये क्या होता है, 0.25% कम होती है रेपो रेट से। तो ये देखो 6.25% हो गया। ऐसे सीआरआर में कोई चेंज नहीं किया, कितना, 4.5%। सीआरआर क्या होता है,
अगर आप लोग मुझसे नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। ये बैंक होता है। अब कोई भी बैंक का क्या काम होता है बच्चों? बैंक के दो काम होते हैं, उसी को बैंक कहते हैं। जो दो काम करे वो तो करे, लेकिन ये दो काम नहीं करे तो वो बैंक नहीं कहलाता। बैंक का मुख्य काम होता है डिपॉजिट ले जनता से, आम जनता वहां जाके पैसा जमा करे, और वहां पर वो क्या करे, लेंडिंग करे, लोन प्रदान करे। आम जनता वहां से लोन भी ले सकती है और पैसा भी जमा कर सकती है। ये दो काम कोई संस्था करे तो उसको लोन कहते हैं। एक करते हैं तो लोन बैंक नहीं कहलाएगा बच्चों। इसके अलावा और काम तो करता ही है, लोकर है करते हैं, डीडी इशू करते हैं, चेक बुक इशू करते हैं। लेकिन अगर कोई बैंक में लोकर नहीं है, इसका मतलब नहीं कि बैंक नहीं है। बैंक का जो दो मुख्य काम ये होते हैं, डिपॉजिट लेके लेंडिंग करना, उधार देना, उसको बैंक कहते हैं। तब बैंक का मान लो, सपोज करो ये बैंक है, इसमें आम जनता ने पैसा जमा किया, तो सपोज करो 100 रुपए जमा कर दिया। तो आरबीआई ने एक नियम बना रखा है कि जो 100 रुपए जमा, जितने भी जमा होता है ना, इसको क्या कहते हैं, एनडीटीएल कहते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मैं बताऊंगा कभी। जो डिपॉजिट दो प्रकार की होती है, आप लोगों ने भी किया होगा बैंक में। एक तो डिमांड डिपॉजिट होती है, एक होती है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट टाइम के हिसाब से होता है। जैसे हम एफडी, सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, फिक्स डिपॉजिट करते हैं एफडी। हम बैंक में गए, साल भर की एफडी करा दी, तो टाइम के हिसाब से हुआ ना, एक साल के लिए हुआ। डिमांड में क्या होता है, कोई नहीं होता, जब मन जाए तब। जैसे हमारा सेविंग खाता होता है, सेविंग अकाउंट होता है। मेरे अकाउंट में सैलरी में पैसा आया, वो सेविंग अकाउंट है सैलरी का। मैंने एटीएम में कार्ड घुसाया, पैसा निकाल लिया, जब मन चाहे 24 घंटे। जब मन चाहे मैंने यूपीआई के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर दिया, ले लिया, पेमेंट कर दिया, 24 घंटे अवेलेबल है। लेकिन एफडी नहीं। अगर आपने एक बार एफडी करा दी और एफडी लिया है, तो फिर आप ये नहीं कि उसको एटीएम में घुसाया, एफडी का पैसा निकाल लिया, नहीं, वो एक टाइम के लिए होता है। तो है ना, इस प्रकार से दो तरह के बैंक में खाते होते हैं। एक तो जो टाइम के हिसाब से डिपॉजिट होता है, एफडी। एक और होता है बच्चों, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। हर महीने आप 2-2, 500 रुपए जमा करते जाओ, बाद में 10 साल बाद एक मोटी रकम आपके हाथ में आती है, तो इसको आरडी कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। ऐसे ही डिमांड डिपॉजिट के दो प्रकार होते हैं, एक तो करंट अकाउंट हो गया, एक सेविंग अकाउंट हो गया, एक करंट अकाउंट हो गया। करंट अकाउंट बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह खुलाते हैं। आप लोगों में किसी का बड़ा शोरूम होगा सिटी में, कस्बों में, तो वो लोग क्या करते हैं, बैंक में करंट अकाउंट खुलाते हैं। करंट अकाउंट में दिन में कितनी बार, 20 बार, 50 बार पैसा निकालो, कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो ये दोनों में जब मन चाहे पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम में, टाइम के बाद ही पैसा मिलता है, टाइम के लिए होता है। उसके पैसा लोगे, आपने एफडी करा दी एक बार साल भर के लिए, और आप पहले जाके पैसा लेना चाहते हो, तो फिर आपको पेनल्टी लगेगी। ऐसा नहीं मुंह उठा के चल दिया पैसे ले आए, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से होता है। तो अब जो दो तरह के जमा है, डिपॉजिट, डिमांड और टाइम, तो दोनों को मिला के क्या कर देंगे, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। क्या कहेंगे बच्चों, ये एनडीटीएल हमेशा काम आता है बैंक में। ये जाकर बैंकिंग पढ़ोगे आप में, तो बैंकिंग में एनडीटीएल शब्द का बहुत काम आता है, और भी आगे काम आएगा, मैं बताऊंगा जब जब काम आएगा। तो आज के बाद आप सब लोग एनडीटीएल समझ जाओगे कि बैंक में जितना है, कुछ नहीं है, एक शब्द में, बैंक में जितना ही पैसा जमा रहा हो सबको क्या कहेंगे, एनडीटीएल कहेंगे। दो तरह के जमा होते हैं, डिमांड भी टाइम भी, दोनों को मिला दिया तो एनडीटीएल हो गया। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मान लो 100 रुपए है, तो आरबीआई का रूल है, सीआरआर का, कैश रिजर्व रेशियो, कि इस जितना भी एनडीटीएल का है, इसका कुछ परसेंट कहाँ जमा करना होगा, आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, नगद में। आरबीआई के पास नगद जमा करना होगा। क्या नियम है आरबीआई का? आरबीआई के पास नियम है कि जिस भी बैंक के पास जितना भी एनडीटीएल जमा हो रहा, उसका एक फिक्स परसेंट आरबीआई के पास नगद में जमा करो। ऐसा क्यों करता है बच्चों? सपोज करो बैंक ने डिपॉजिट है, ले लिया, लेंडिंग कर दिया। अब लोन तो जरा लंबे टाइम के लिए देते हैं, 5 साल के लिए। मान लो बीच में डिपॉजिट ज्यादा पहुंच गए, कोई दिन पैसा मांगने, तो अब बैंक के पास पैसा ही नहीं है, तो ऐसी इमरजेंसी की स्थिति में क्या होगा, ये आरबीआई से सीआरआर के लिए मांग सकता है, ताकि इमरजेंसी जो टेम्परली उसके पास है ना, पैसे की कमी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये मदद हो जाएगी। इसलिए आरबीआई के पास नगद में जमा करना पड़ेगा। कितना है ये? 4.5%, 4.5%। अब बच्चों इससे भी महंगाई कंट्रोल हो सकती है, बताऊं कैसे? 100 रुपए एनडीटीएल आया, अब सपोज करो सीआरआर 4% था, तो 4 रुपए कहाँ चल गए, आरबीआई के पास चल गया। तो बताओ अब कितना रुपए लोन दे पाएगा? केवल 96 रुपए लोन दे पाएगा बैंक। अब मैं इसको 4 को बढ़ा के 10 कर दूं सीआरआर को, तो 10 रुपए तो ये आरबीआई के पास ही जमा हो गए ना, तो अब लोन कितना दे पाएगा? 90 रुपए दे पाएगा बच्चों। जब लोन ही कम दे पाएगा, तो बाजार में पैसे की कमी नहीं हो जाएगी क्या? कमी हो जाएगी तो फिर महंगाई अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। लोन कम देंगे तो डिमांड खत्म हो जाएगी। तो सीआरआर का एक टूल है, जिसका इस्तेमाल किसके रूप में होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल के रूप में होता है। तो हम चलते हैं बच्चों वापस अपने टॉपिक की तरफ।
CRR मैंने देख लिया था 4.5%। ऐसे एक SLR होता है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको मैं बता देता हूँ। ये कुछ नहीं, CRR का ही भाई है। देखो क्या होगा, NDTL जमा हुआ, ठीक है, कितना रुपए जमा हो गया, 100 रुपए। अब RBI का क्या है, एक तो गाइडलाइन थी CRR की, भाई RBI के पास कैश में जमा कर दो, कितना, 4.5 रुपए, ठीक है। अब इसके अलावा RBI ने एक और नियम बनाया SLR का, कि भाई ये तो कैश जमा करते हैं, लेकिन कुछ पैसे जो जितना कौन बताएगा, जितना RBI बताएगा, इस NDTL का कुछ परसेंट पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पास ही रखना पड़ेगा, लेकिन क्या, कुछ खरीद के, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऐसे जो RBI जो सिक्योरिटी की कहेगा उनमें आपको निवेश करना पड़ेगा और अपने पास ही रखना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं बच्चों, SLR कर देते हैं। लगभग 18% है आज की डेट में। तो सोचो 4.5% यहाँ गया, 18% यहाँ गया, कितना हो गया, 22.5% हो गया। तो केवल कितना लोन दे पाएगा RBI, केवल 78.5 रुपये बैंक लोन दे पाएगा, बाकी पैसा तो CRR SLR में फंस गया। अब SLR बढ़ा दिया तो बैंक के पास जो लोनेबल फंड होता है वो कम हो जाएगा, SLR घटा दिया तो बैंक के पास जो लोनेबल फंड है वो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से CRR और SLR के माध्यम से भी क्या करते हैं, वो महंगाई को कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हो गया, CRR 4.5% है, कोई चेंज नहीं किया इस बार की में, SLR में कोई चेंज नहीं किया गया। अब हम आगे चलते हैं, जो है GDP ग्रोथ रेट। बच्चों हर साल क्या करते हैं, जब भी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो RBI क्या अनुमान लगाता है कि भाई GDP की ग्रोथ रेट क्या रहेगी। जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 चल रहा है। तो इसमें पिछली वाली मॉनेटरी पॉलिसी में RBI ने कितना अनुमान लगाया था कि जो GDP ग्रोथ रेट रहेगी ना वो 6.8% रहेगी। लेकिन अभी हाल में NSO का डेटा आया था, अगर आपने देखा होगा, NSO का जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट था ना, उसमें GDP ग्रोथ रेट को कितना अनुमानित किया गया, तो 7% किया गया। तो RBI को जम गई ये बात, तो RBI ने 6.8% को बढ़ा के कितना कर दिया, 6.8 से बढ़ा के 7% कर दिया गया। सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि जो हाल में लेटेस्ट में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फरवरी में जो रिव्यू हुआ, उसमें GDP ग्रोथ रेट 2022-23 के लिए कितना बनाया, अनुमानित किया गया, तो 6.8%। और जो नेक्स्ट ईयर है, जो अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए बच्चों किया है 6.4%। और जब मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था तब आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स रिव्यू में 6 से 6.8% का ग्रोथ रेट अनुमानित किया गया। ये सब आपको याद रखना है कि किसने एग्जाम में सीधा पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में 2023-24 में कितने GDP ग्रोथ रेट अनुमानित की गई है, एस्टिमेट किया गया, RBI ने कितना किया है, वर्ल्ड बैंक ने कितना किया है, IMF ने कितना किया है, सबका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फिलहाल तो हम RBI की बात करें तो RBI ने कितना अनुमान किया गया, 6.4%। मतलब अगर अभी GDP 100 रुपए है तो अगले साल कितनी होगी, 106.4 रुपये। ये इसका मतलब होता है ग्रोथ रेट का। एक RBI है ना, इस डेटा के साथ हमेशा क्या करता है, महंगाई का डेटा ही बताता है। क्योंकि RBI का मुख्य काम क्या होता है बच्चों, इन्फ्लेशन कंट्रोल। जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए RBI क्या करेगा, एक अनुमान तो लगाएगा कि आने वाले टाइम में महंगाई क्या होगी, ताकि उस हिसाब से सोचे। तो RBI ने अगले साल के लिए जो महंगाई प्रोजेक्ट करी वो करी है 5.3%। कोई भी एग्जाम में बच्चों सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि दो वर्ष 2023-24 के लिए RBI ने कितनी CPI या महंगाई को अनुमान किया गया, तो 5.3%, और इस साल किया गया 6.5%। इस साल की इनपुट याद रहे नहीं रहे, लेकिन अगले साल का ये जबानी याद होना चाहिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स RBI के दृष्टिकोण में अगले साल कितना रहेगा, वो रहेगा 5.3%। इसमें कोई कोताही नहीं। इसके अलावा बच्चों जब ये 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी बैठती है, तो ये तो क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करती है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल का, जो मैंने अब तक पढ़ा दी। और वो कौन करते हैं, 6 लोग मिलकर करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या करता है, बाकी RBI के कई सारे काम होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे पेमेंट एंड सेटलमेंट का, जितने भी बैंकों को रेगुलेट करने का। तो इस सब के संबंध में भी क्या होता है, कुछ दिशा निर्देश, कुछ आदेश जारी करता है। और वो कौन करता है, वो केवल RBI गवर्नर करता है, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं करती। मॉनेटरी पॉलिसी का काम तो क्या, केवल क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू का, ये रेपो रेट घटाने बढ़ाने का। इसके अलावा जैसे कोई नया बैंक का कुछ करना है, बैंकों के संबंध कोई नए नियम बनाने हैं, जैसे कि नेफ्ट का बीच में किया था, नेफ्ट बाई 24/7 चलेगा, RTGS 24/7 चलेगा। तो ये निर्णय RBI खुद करता है, गवर्नर अकेला करता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, विकास और रेगुलेटरी के लिए
जो पॉलिसी है उसको डिसाइड कौन करता है? आरबीआई का गवर्नर अकेला करता है। उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कोई आवश्यकता नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए। तो इसमें क्या क्या निर्णय किया? एक तो निर्णय किया यूपीआई फैसिलिटी का। देखो बच्चों, जैसे कोई मान लो यू अमेरिका का व्यक्ति है, वो इंडिया आना चाहता है, वो इंडिया घूमने आया, इंडिया में आ गया। अब यहाँ आगे क्या वो यूपीआई से पेमेंट कर सकता है? क्या आप जानते हो कि आज के डेट में यूपीआई बहुत फेमस और पॉपुलर एक पेमेंट सिस्टम है। तो आरबीआई ने सरकार को ये कहा है आज कि हम प्रयास करेंगे कि जो जो इनबाउंड है ना, जो कोई बाहर से ट्रेवलर आ रहे हैं, इनबाउंड ट्रेवलर कोई घूमने के लिए, वो यहाँ इंडिया में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सके। और इसकी शुरुआत होगी सबसे पहले G20 देशों के लिए। देखो बच्चों, अभी आप सबको पता है कि G20 का अध्यक्ष, G20 का प्रेसिडेंट कौन है आज की डेट में 2023 के लिए? तो भारत में G20 की मीटिंग होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में G20 के कई सारे लोग इंडिया घूमने आएंगे, तो उनको यहाँ इंडिया में पेमेंट करने में सुविधा हो, ऐसे लोगों को पेमेंट यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने के लिए कुछ यूपीआई ऐप में कुछ संशोधन करेगी, ऐसा आरबीआई ने कहा है। यूपीआई आरबीआई विल फैसिलिटी आरबीआई क्या करेगा? यूपीआई फैसिलिटी को एक्सटेंड करेगा टू इनबाउंड ट्रेवलर, जो बाहर से इंडिया में ट्रेवलर आ रहे हैं फॉर मर्चेंट पेमेंट, व्यापारिक कार्यों से आ रहे हैं। इनिशियली टू ट्रेवल्स फ्रॉम G20, शुरुआत में किसके लिए है? G20 के लिए है। एक दूसरा जो निर्णय किया गया वो किया गया क्यूआर बेस्ड, कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन। देखो, आप लोगों ने देखा होगा, शायद मैंने तो नहीं देखा, और छोटे कस्बों में मिलता भी नहीं, लेकिन बड़े शहरों में ऐसा कहते हैं, ऐसा पढ़ा है कि कॉइन वेंडिंग मशीन होती है। जैसे एटीएम होता है, एटीएम में क्या होता है बच्चों? एटीएम में क्या होता है? एटीएम से पैसा निकाला था, ऐसे कॉइन वेंडिंग मशीन होती है सिक्के की, जिनमें सिक्के भरे होते हैं। तो उसमें क्या करो, जैसे जैसे मान लो 100 रुपए का नोट डाला, मशीनें होती है रोड पे फुटपाथों पे लगी रहती, मुंबई में शायद है। 100 रुपए का नोट डाला तो 10-10 रुपए के 10 कॉइन निकले। या फिर आप चाहो तो 5 के भी निकाल सकते हो, 2 के भी, जो भी आपकी सुविधा है उसमें ऑप्शन देता होगा। जैसे अपने कई बैंकों में ऑप्शन देता है ना, एटीएम में 100 रुपए के नोट चाहिए, 500 का चाहिए, 1000 चाहिए। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं? कॉइन वेंडिंग मशीन कहते हैं। 100 रुपए का नोट डालो फिजिकली और सिक्के बाहर निकले आते हैं, तो वो मशीन क्या कहलाती है? कॉइन वेंडिंग मशीन। तो अब आरबीआई ने कहा है कि हम ऐसी कॉइन वेंडिंग मशीन बनाएंगे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। क्या करेंगे? पायलट प्रोजेक्ट। कहाँ पे? कितने शहरों में? 12 सिटी में। कि यहाँ पे ये जो 100 का नोट है ना, इसको नहीं डालना पड़े। वो यूपीआई यूपीआई का आपने देखा होगा, आपका यूपीआई का क्यूआर कोड होता है, ये क्यूआर कोड को मशीन में दिखाओ, मशीन उसको रीड कर लेगी और आपको 100 रुपए के क्या करेगी? जो कॉइन है ना वो दे देगी। तो इसका उद्देश्य क्या है? अभी पिछले 1 साल 2 साल से आरबीआई जो भी प्रोसेस कर रहा है, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि फिजिकल केस का कम से कम प्रयोग हो। यूपीआई का किया तो उससे क्या होगा? फिजिकल केस कम हो जाएगा। सीबीडीसी जो ई रूपी लॉन्च किया गया, उसका क्या उद्देश्य है? केस कम करना। तो इस तरीके से क्या होगा? अब आपको कैश की जरूरत नहीं है कॉइन वेंडिंग मशीन से पैसा कॉइन निकालने के लिए। अब आप यूपीआई के थ्रू इस मशीन, यूपीआई में क्यूआर कोड होता है, वो क्यूआर कोड इसमें रीड करो मशीन में, और आप क्या कर सकते हो? नए सिक्के निकाल सकते हो। तो ये भी एक जो इकोनॉमी में कैश को कम करने की दिशा में कदम है। तो ये मैंने आपको बता दिया, यूपीआई फैसिलिटी बढ़ा दी, क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन बता दी। एक ट्रेड्स का बता देता हूँ मैं आपको। ट्रेड प्लेटफॉर्म का स्कोप बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा हल्की से जानकारी देता हूँ। एक बच्चों होता है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड्स, ट्रेड्स को 2014 में आरबीआई ने लॉन्च किया गया था बच्चों। इसका उद्देश्य क्या था मैं बताऊं। देखो, आप लोगों ने देखा होगा 2 तरह की कंपनियां होती देश में। एक तो लार्ज कंपनी, जैसे टाटा है, टाटा की कार बन रही है, जैसे रिलायंस है, जैसे और भी कई सारे नाम आप याद कर लो, वेदांत है, अडानी है। ये बड़ी बड़ी से टाटा की कार बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। कार बन रही कहीं पे, या मारुति सुजुकी की कार बन रही गुड़गांव में। एक छोटी छोटी कंपनियां होती है जिनको आप क्या कहते हैं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। छोटी छोटी होती है ना, जिनमें 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ का निवेश होता है, उसको क्या कहते हैं? एमएसएमई यूनिट्स कहते हैं। एमएसएमई यूनिट छोटी इकाइयां होती है बच्चों। तो क्या होता है, ये भी कुछ प्रोडक्ट बनाती है। सपोज करो टाटा का मान लो कार बना रहा है, तो टाटा हर चीज नहीं बनाता, ये कुछ माल इन छोटी कंपनियों से लेता है, जैसे बोल्ट। अब ये बोल्ट मान लो ये एमएसपी यूनिट बना रही है, इसने कार को इसको बेच दिया टाटा को,
टाटा ये नहीं वहाँ फैक्ट्री में हर चीज बना दी। देखो आज की डेट में जितने भी दुनिया में कंपनियां है ना, कोई फैक्ट्री होती, सब चीज वहां नहीं बनती, कुछ चीज अलग अलग जगह से बनती, तो आदमी क्या करता है उस चीज को वहां से मंगा लेता है। जैसे टाटा की कंपनी में सपोज करो कार वहां बनती, तो हो सकता है कुछ बोल्ट हो, और बोल्ट कोई दूसरी छोटी कंपनी एमएसपी कंपनी बना रही हो। तो ये क्या होता है बच्चों, जैसे आप जानते हो बिजनेस का सिस्टम, हाथों हाथ पेमेंट नहीं होता, क्या करते हैं इसको बिल काट के दे देंगे कि भाई बाद में पैसा ले लेना, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। लेकिन बच्चों की छोटी कंपनियां होती है, इनको ना तो बैंक से ज्यादा लोन मिलता, नहीं क्या होता है इनके पास कोई ज्यादा कैश का होता है, गुंजाइश होती है, तो ऐसी स्थिति में इनका पैसा क्या होता है, अटक जाता है। इसका पैसा यहाँ अटक गया, इसके पास क्या इनवॉइस है केवल, जिसमें टाटा ने लिख दिया भाई मैं तेरे को 3 महीने 6 महीने बाद जो भी तेरा 1 करोड़ का या 10 लाख का 20 लाख का बिल बनता है वो पेमेंट कर दूंगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये एमएसपी क्या करेगा इनवॉइस को लेकर? तो गवर्नमेंट ने एक तरीका बनाया, क्यों ना ऐसा करें कि भाई इसको पास ये इनवॉइस तो है ही सही ना, 1 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का, इसको 10 लाख रुपए तो मिलना ही है टाटा से, टाटा देगा ही देगा। तो एक काम करो ना, ये किसी और को बेच दे। तो ऐसा ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बनाया, ये एक प्लेटफॉर्म बना दिया। इसमें कुछ कंपनियां आ गई जिनको लाइसेंस दे दिया आरबीआई ने कि भाई तुम क्या करो, ये ट्रेड्स खरीद लो इनका, इस मान लो 10 लाख रुपए का है, तू कितना 9.90 लाख रुपए में खरीद ले। तो ये एक एक्स कंपनी है, इसका यही काम है, ये ट्रेड्स इस पर ये इसका इन्वाइस कर लेता है। ये एमएसएमई था, इसने इसको क्या किया, इसको बेच दिया, इसने इसको, ताकि इसको हाथों हाथ कितना 9.9 लाख रुपए एमएसएमई को मिल गया, और इसको है ना बाद में ये क्या करेगा, टाटा से 10 लाख रुपए ले लेगा, अपना 10-20 हजार रुपए जो इसका प्रॉफिट है वो कमा लेगा। तो इस प्रकार से ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का उपयोग क्या हो गया, जो ये एमएसपी का जितना भी पेंडिंग भुगतान है ना उसका निपटारा करने के लिए, ताकि एमएसपी को टाइम पर पैसा मिल जाए जिससे उसकी दुकान बंद नहीं हो जाए। तो इसमें आरबीआई ने कहा है कि कुछ और ज्यादा इसको क्या करेंगे, कुछ सुधार करेंगे, क्या सुधार करेंगे वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, हमारे काम का नहीं है। पर हमने समझ लिया क्या हो कि ट्रेड्स क्या है, कौन आरबीआई ने कब लागू किया, क्या किस तरीके से ये लागू हो सकता है। इसमें सीधा सिंपल एक ही सवाल पूछा जाएगा कि ट्रेड्स का उपयोग क्या है, महत्व क्या है। तो एमएसपी के क्षेत्र में इसको महत्व है, फुल फॉर्म भी इसका पूछ सकते हैं। और इसमें जो बाकी भी आज सुधार किया वो हमारा कोई काम का नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, उसमें कुछ टेक्निकल सुधार किया, वो हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। तो ठीक है बच्चों, मेरे सामने ये आज यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।